It seems that Qatar is host not just to the World Cup games but also to business, political and even geopolitical developments on the sidelines, with ministers, royalty, other prominent figures apparently making deals in the desert. Qatar has faced intense criticism since it was set to host the World Cup. The Australian football team has released a video demanding more from Qatar. Qatar has faced heat for its labour, policies and human rights record. Well, the World Cup kicks off in Qatar on Sunday. For more than a decade, millions of migrant workers have toiled to build 8 stadiums, a renovated airport and a completely new public transportation system. But human rights groups say Qatar's migrant workers are often forced to labour under extremely poor conditions. They're demanding compensation. Football fans around the world have their eyes on Qatar, where the World Cup has started, with the host nation losing its first match on Sunday. The tournament is highly controversial and expensive. The costs have already exceeded $200 billion and could go even higher. The scale of Qatar's investment is unparalleled. The 2022 Football World Cup begins in Qatar next month. Ever since the country won its bid to host the marquee event, it has faced criticism. 20 नवंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है और अब अगले 29 डेज के लिए 32 डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे ताकि वो इस वर्ल्ड कप को अपने नाम कर सके, अपने कंट्री के नाम कर सके। और इस बार का वर्ल्ड कप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे 2 लिविंग लेजेंड्स लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये आखिरी वर्ल्ड कप भी साबित हो सकता है। अब इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि फीफा वर्ल्ड कप हमारे इस पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट स्पोर्टिंग इवेंट माना जाता है और फीफा वर्ल्ड कप को देखने वाले ऑडियंस की काउंटिंग बहुत ज्यादा है। मिलियंस में लोग इस वर्ल्ड कप को देखना पसंद करते हैं। अब आपको पता ही है कि जब जहां ऑडियंस जिस चीज को पसंद करती है उस चीज की डिमांड ऑटोमेटिकली मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके से एक फीफा वर्ल्ड कप को और एक ओलंपिक गेम को होस्ट करने के लिए अलग अलग कंट्रीज बिडिंग करती हैं और इस बार के फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने की बिडिंग कतार ने जीती है। अभी तक रशिया इसको होस्ट कर चुकी है, इसको साउथ अफ्रीका होस्ट कर चुकी है, इसको ब्राजील होस्ट कर चुकी है और अब कतार की बारी। कतार को जब ये होस्टिंग दी गई थी तो ये होस्टिंग बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई थी। बहुत लोग कह रहे थे कि कतार ने पैसा खिला के फीफा के ऑफिशियल्स को ये होस्टिंग अपने नाम की है, लेकिन फीफा के ऑफिशियल्स ने इस बात के ऊपर पूरी तरीके से मना कर दिया था। और जब कतार ने इस साल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फीफा के लिए रिप्रेजेंट किया कि हमने इस तरीके से इंतजाम किया है, तो ये देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो साउथ अफ्रीका ने $3.5 बिलियन खर्चा किया था इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के लिए, ब्राजील ने $15 बिलियन खर्चा किया था और रशिया ने लगभग $12 बिलियन खर्चा किया था। लेकिन कतार ने इतना खर्चा किया है कि अगर आप इन सारे कंट्रीज के फाइनेंशियल्स को अगर पूरी तरीके से जोड़ दो तो भी ये दूर दूर तक नहीं पहुंच रहे। जी हां, कतार ने $220 बिलियन का खर्चा किया है इस पूरे फीफा वर्ल्ड कप को अरेंज करने में। अब ये सारी चीजें सुन के हमें ये लगता है कि एक फीफा वर्ल्ड कप को या फिर एक ओलंपिक गेम को होस्ट करने में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होते होंगे, एक कंट्री बहुत ज्यादा पैसा कमाती होगी। लेकिन रियलिटी ये है कि एक कंट्री जो भी होस्ट करती है इस फीफा वर्ल्ड कप को या फिर ओलंपिक गेम को, ये पूरी तरीके से पैसा जो लगाती है वो कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप एक ओलंपिक गेम को या फिर एक फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करते हो तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द पैसा होता है ये इनके ऑफिशियल्स रख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे इस बार कतार ने जो $220 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इस फीफा वर्ल्ड कप को बनाने में, इसका टोटल पैसा जो भी ये फीफा वर्ल्ड कप कमाएगा ये पूरा का पूरा फीफा के ऑफिशियल्स के पास चला जाएगा, ना कि कतार कंट्री के पास। एग्जाम्पल के तौर पर टिकट पे जो पैसा मिलेगा, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पे जो पैसा मिलेगा, स्पॉन्सरशिप्स का जो पैसा मिलेगा, ये सारा का सारा पैसा फीफा के ऑफिशियल्स के पास जाता है। अब हमारे दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि जब इतना ज्यादा लॉस है एक गेम को, एक स्पोर्टिंग इवेंट को होस्ट करने में, तो कंट्रीज इतना ज्यादा पैसा लगाती क्यों हैं और ये लोग इतना बिडिंग क्यों करते हैं एक इवेंट को होस्ट करने के लिए? तो इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए आपको सबसे पहले आपको फीफा वर्ल्ड कप के पूरे बिजनेस प्लान को समझना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस इवेंट को होस्ट करने में जो भी पैसा लगता है ये पूरी तरीके से होस्टिंग कंट्री बेयर करती है। एक रुपया होस्टिंग कंट्री लगाती है। और इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या क्या होते हैं? बेसिकली इनके 4 मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं। सबसे पहला टिकट बुकिंग प्राइसेस, मतलब कि जो टिकट बुकिंग के जो पैसे होते हैं
ये सबसे बड़ा इनका मेजर रिसोर्स होता है। सेकंड आता है इनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, मतलब कि टीवी में या फिर मीडिया में जो इनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेच के जो पैसा मिलता है, ये होता है इनका सेकंड रेवेन्यू स्ट्रीम। थर्ड होता है स्पॉन्सरशिप्स, बड़े बड़े ब्रांड जो फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करते हैं, फॉर एग्जांपल बाइजू हो गया और बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स, इनका जो पैसा होता है ये भी इनके एक मेजर रेवेन्यू चंक में आता है। अगर 2018 के पूरे रेवेन्यू मॉडल को देखा जाए तो स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग राइट मिला के टोटल 90% ऑफ रेवेन्यू इनका सिर्फ ये दो स्ट्रीम से आया है। और चौथा रेवेन्यू स्ट्रीम है अकोमोडेशंस, मतलब कि जो लोग, जो फैंस इस फीफा वर्ल्ड कप को देखने में आते हैं, वो जो अपने अकोमोडेशन में पैसा खर्चा करते हैं, यह है इनका मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू। मतलब बेसिकली 4 तरीके के रेवेन्यू है, टिकट बुकिंग, स्पॉन्सरशिप्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड अकोमोडेशंस। अब इसमें से जो 3 मेजर है, टिकट बुकिंग, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड स्पॉन्सरशिप्स, इनका पूरा का पूरा पैसा, इवन अ सिंगल पेनी, सारा का सारा फीफा के ऑफिशियल्स के पास जाता है। 1 भी रुपए कंट्री के पास नहीं आता। कंट्री के पास सिर्फ उतना ही पैसा आता है जो उनके फैंस एकोमोडेशंस पे खर्चा करते हैं। अब समझते हैं कि जब इतना सारा लॉस ही हो रहा है कंपनी को, तो कंपनी होस्ट क्यों करती है? एक कंपनी इतना पैसा क्यों खर्चा करती है फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने में? तो पहले समझिए कि कंट्री को बेनिफिट्स क्या क्या है। एक कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे अपनी रेपुटेशन बनाने में, अपने प्रेजेंस को बनाने में बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगता है। और इन सारी चीज़ों को सिर्फ एक झटके में किया जा सकता है अगर पूरी दुनिया की नज़र 1 महीने के लिए आपके कंट्री पे हो जाए। तो इसीलिए सारी की सारी कंट्रीज बिडिंग करती हैं कि 1 महीने के लिए फीफा वर्ल्ड कप उनके कंट्री में हो, ताकि पूरी दुनिया की नज़र उनके कंट्री पे हो और वो अपने कंट्री को जिस तरीके चाहे उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। अब इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो सबसे पहला आता है टूरिस्ट विजिट, लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि टूरिस्ट की विजिट करने की वजह से जो भी पैसा इस ये कंट्री कमाती है, ये एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू साबित होता है एक कंट्री के लिए। सेकंड, एक कंट्री की नेशनल रेपुटेशन ऑन ए इंटरनेशनल लेवल, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है कि हमने एक बड़ा इवेंट होस्ट किया है और हम एक रेप्यूटेड कंट्री की तरह मानी जाएंगी। नंबर 3, अपलिफ्टिंग ऑफ जॉब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। एक बार अगर किसी वर्ल्ड कप के बहाने एक कंट्री इतना पैसा खर्चा कर देती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इसके वजह से उस कंट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग लेवल पे चला जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल कतार खुद है। कतार ने $220 बिलियन पूरा पूरा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया है, जिससे कतार का इंफ्रास्ट्रक्चर अब दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ऊपर आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल जो है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कंट्री को एक वर्ल्ड कप को होस्ट करने में, वो है इन्वेस्टर्स एंड ब्रांड विजिटिंग द कंट्री। एक कंट्री के लिए रेपुटेशन एक अलग लेवल पे चली जाती है, डिफरेंट ब्रांड्स आने लगते हैं उस कंट्री में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स आने लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के वो लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं और उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। तो इन बेनिफिट्स के वजह से एक कंट्री फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करती है। अगर कोई कंट्री गरीब है तो एक फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना के अपने आप को एक अच्छी कंट्री, एक स्टेबल कंट्री, एक फाइनेंशियली फ्रीडम कंट्री दिखा सकती है। मतलब कि इट्स अ टाइम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक कंट्री के लिए इससे अच्छी चीज क्या होगी कि पूरी दुनिया 30 दिनों के लिए उनके ऊपर नजर बना के रखी हुई है। मतलब कि 30 दिनों के लिए वो अपने कंट्री की इमेज जिस तरह चाहे उस तरीके से मैनिपुलेट और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर मेरे को आप इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिया हुआ है, आप जाके प्लीज फॉलो कर लो। और अब से चैनल पे रेगुलर रहूंगा। आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मेरे मुंह में पूरा अल्सर हुआ है, मुझे जॉन्डिस हो चुका है। अब ये 1 महीने का ब्रेक इसलिए था क्योंकि मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब थी, अभी भी बहुत खराब है, मेडिकेशंस में चल रहा हूँ। होप करता हूँ आप लोग मुझे समझेंगे, लेकिन एक वादा और करता हूँ कि अब मेरी कंडीशन जब तक एक्सट्रीमली बिगड़ती नहीं तब तक इस चैनल पे वीडियोस रेगुलरली आती रहेंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सायोनारा।